हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो में क्लास 10th के इतिहास के प्रथम पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित सभी अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आइए इन प्रश्नों को देखते हैं और याद करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद क्या है? इसका आंसर देखते हैं। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। ऐसी व्यवस्था राष्ट्रवाद कहलाती है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, मेजीनी कौन था? मेजीनी इटली का एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी व्यक्ति था जिसका जन्म 22 जून 1805 को जेनेवा में हुआ था। यह कार्बोनरी नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन से जुड़ा हुआ था तथा सन 1831 ईस्वी में इन्होंने यंग इटली की स्थापना भी की थी। इसके साथ साथ मेजीनी ने यंग यूरोप नामक एक संगठन की स्थापना भी की थी। तीसरा प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? इसके आंसर को देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण की अनेक बाधाएं थी। 19वीं शताब्दी में जर्मनी 300 से ज़्यादा टुकड़ों में बंटा हुआ था, जिसे एक करना बहुत बड़ी समस्या थी। सभी छोटे बड़े सम्राट अपने स्वार्थवश अपनी गद्दी छोड़कर जर्मनी को एक करने को तैयार नहीं थे। दूसरी ओर जर्मनी ऑस्ट्रिया के अधीन एक होगा या फिर प्रूसिया के अधीन, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। इन समस्याओं के कारण जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, मेटरनिख युग क्या है? मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था जो घोर प्रतिक्रियावादी था। वह अपने राज्य में किसी भी प्रकार के सुधार के पक्ष में नहीं था। उसकी नीति यह थी कि शासन करो लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होने दो। सन 1815 से 1848 तक का काल यूरोप के इतिहास में मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हमने अति लघुतरीय प्रश्नों को देखा, समझा और याद करने का प्रयास किया। आइए अब बढ़ते हैं लघुतरीय प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? इसके उत्तर को देखते हैं। सन 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कई कारण थे, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला है मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव। दूसरा है राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव। तीसरा समाजवाद का प्रसार और चौथा लुई फिलिप की नीतियाँ। इस क्रांति का सबसे प्रमुख कारण लुई फिलिप की नीतियाँ और जनता में उसके प्रति असंतोष था। वह जनता की तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहा, जिसके कारण क्रांति का सूत्रपात हुआ। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? यानी इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? आइए जानते हैं। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया ही था। ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो। दूसरी ओर एकीकरण के पूर्व जर्मनी 300 से ज़्यादा भागों में बटा हुआ था, जिसके दो बड़े भाग ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के पास था। इसलिए ऑस्ट्रिया चाहता था कि जर्मनी मेरे अधीन एक हो, जबकि प्रूसिया चाहता था कि जर्मनी मेरे अधीन एक हो। जर्मनी की अधिकतर जनता प्रूसिया के अधीन एक होना चाहते थे, जिससे स्पष्ट है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया ही था। बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? यह प्रश्न जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इसके उत्तर को देखते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। वह अपने साम्राज्यवाद की नीति के तहत इटली और जर्मनी पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन एक करना चाहता था, जिससे टुकड़ों में बंटे इटली और जर्मनी को जीतकर आसानी से अपने साम्राज्य में मिला लिया। इससे वहाँ के लोगों को लगा कि
हम सब आपस में बटे हुए हैं, तभी कोई भी आक्रमणकारी हमें आसानी से जीत रहा है। इस प्रकार यूरोप के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई, जिसमें नेपोलियन की काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। आइए इसका उत्तर देखते हैं। गैरीबाल्डी इटली का एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी व्यक्ति था जो मुख्य रूप से एक नाविक था। वह सशस्त्र क्रांति का समर्थक था तथा इटली के टुकड़ों में बटे हुए राज्यों को एक कर वहां गणतंत्र स्थापित करना चाहता था। गैरीबाल्डी मेजीनी के विचारों का समर्थक था तथा इटली के एकीकरण के लिए लाल कुर्ती यानी रेड शर्ट के नाम से एक सेना का गठन भी किया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का काफ़ी अहम योगदान था। बढ़ते हैं आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? आइए इसके उत्तर को देखते हैं। सन 1848 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की नीतियों से असंतुष्ट होकर प्रसा का सम्राट विलियम चतुर्थ अपनी गद्दी छोड़ दिया। तब उसके भाई विलियम प्रथम ने सम्राट की गद्दी संभाली और बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। बिस्मार्क रक्त और लौह की नीति में विश्वास करने वाला व्यक्ति था। वह जर्मनी को एक करने के लिए सभी उचित अनुचित कार्य करता था, जिसमें प्रसा के सम्राट विलियम प्रथम का हर संभव सहयोग उसे प्राप्त होता था। इस प्रकार स्पष्ट है कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। इस प्रकार हमने लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखा, समझा और याद करने का प्रयास किया। अब बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, इटली के एकीकरण में मेजीनी, काउंट काउर और गैरीबाल्डी के योगदानों को बतावें। इसका उत्तर देखते हैं। 19वीं शताब्दी में इटली में एक राजनीतिक सामाजिक अभियान शुरू हुआ, जिसमें इटालियन प्रायद्वीप के विभिन्न राज्यों को संगठित करके एक इटली राष्ट्र बना दिया गया, जिसे इटली का एकीकरण कहा जाता है। इतालवी भाषा में इसे रिसोर्जिमेंतो भी कहा जाता है। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया सन 1815 ईस्वी के बाद वियना सम्मेलन के बाद शुरू होकर सन 1871 ईस्वी में रोम को इटली की राजधानी बनाने तक चला। इटली के एकीकरण में मेजीनी, काउंट काउर तथा गैरीबाल्डी का अहम भूमिका रहा। मेजीनी को इटली का जनक या दिल भी कहा जाता है। सन 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की। इन्होंने इटली को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। काउंट काउर को पिडमाउंट सार्डिनिया का सम्राट विक्टर इमैनुएल का चांसलर था। यह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, जिन्होंने अपनी बुद्धि एवं प्रतिभा के बदौलत इटली को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हें इटली के एकीकरण का दिमाग भी कहा जाता है। इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। गैरीबाल्डी मेजीनी के विचारों से प्रभावित था तथा जनतंत्र का समर्थक था। इन्हें इटली के एकीकरण का तलवार भी कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। उत्तर है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। बिस्मार्क प्रसा के सम्राट विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था तथा वह रक्त एवं लौह की नीति में विश्वास करता था। मध्य यूरोप के स्वतंत्र राज्यों को आपस में मिलाकर सन 1831 ईस्वी में एक राष्ट्र राज्य व जर्मन साम्राज्य का निर्माण किया गया, जिसे जर्मनी के एकीकरण के नाम से जाना जाता है। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए सभी उचित अनुचित कार्यों को करता था, जिसमें विलियम प्रथम का उसे सहयोग प्राप्त था। बिस्मार्क अपने समय का बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। वह अपनी कूटनीति के तहत फ्रांस को मित्र विहीन कर दिया तथा जर्मनी को यूरोप का सबसे बड़ा शक्ति बना दिया।
बिस्मार्क जर्मन डाइट में प्रशा का प्रतिनिधि हुआ करता था तथा हेगेल के विचारों का समर्थक था। वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण में लगा रहा। अंततः बिस्मार्क के प्रयासों ने संपूर्ण जर्मनी को एक संगठित राज्य बना दिया। बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभाव की चर्चा करें। आइए इसके उत्तर को देखते हैं। राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप माना जाता है। सन 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति की सफलता ने यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर फैला दी, जिससे छोटे बड़े राज्यों का एकीकरण संभव हो पाया। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय फ्रांसीसी क्रांति के बाद से हुआ। इस समय फ्रांस का सम्राट लुई 16वां था, जो काफ़ी निरंकुश था। लुई 16वां को प्रजा के सुख दुख से कोई मतलब नहीं था। अंततः फ्रांस की जनता ने सम्राट के खिलाफ क्रांति की बिगुल फूंक दी और सम्राट लुई 16वें को फांसी दे दी गई। 18वीं शताब्दी में कई देश जैसे जर्मनी, इटली तथा स्विट्जरलैंड आदि उस रूप में नहीं थे जैसा कि आज हम देखते हैं। ये देश छोटे छोटे राज्यों में विभक्त थे, जिनका अपना स्वतंत्र शासक था। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था, परंतु क्रांति की सफलता से फ्रांस के साथ साथ संपूर्ण यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। बढ़ते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दें। आइए इसके उत्तर को देखते हैं। जुलाई 1830 ईस्वी में फ्रांस का शासक चार्ल्स दसम था, जो एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। इसके काल में इसका प्रधानमंत्री पॉलिग्नेक ने लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना की तथा इस वर्ग को विशेषाधिकार प्रदान किया। इसके इस कदम से उदारवादियों एवं प्रतिनिधि सदन पॉलिग्नेक का विरोध किया गया। 24 दिसंबर सन 1830 को 4 अध्यादेशों द्वारा उदारवादियों को दबाने का प्रयास किया। इस अध्यादेश के खिलाफ फ्रांस में क्रांति की लहर दौड़ गई तथा फ्रांस में गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप चार्ल्स दसम फ्रांस की गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया तथा इसी के साथ फ्रांस में बुर्बो राजवंश का पतन हो गया। जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में बुर्बो राजवंश के स्थान पर आर्लियंस वंश के शासक लुई फिलिप ने उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की थी। अतः उसकी नीतियां उदारवादियों के समर्थन से संवैधानिक गणतंत्र की स्थापना करना था। इस प्रकार हमने चौथे प्रश्न के उत्तर को देखा, समझा और याद किया। अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। इसके उत्तर को देखते हैं। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे प्रमुख कारण यूनान में राष्ट्रीयता का उदय था। प्राचीन काल से ही यूनान का अपना अतीत गौरवपूर्ण रहा है, जिसके कारण उसे पश्चिमी राष्ट्रों का मुख्य स्रोत माना जाता था। यूनानी सभ्यता का साहित्य, प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा विज्ञान आदि क्षेत्रों में उपलब्धियां पश्चिमी देशों के लिए प्रेरणा स्रोत थी। पुनर्जागरण काल से ही पश्चिमी देशों ने यूनान से प्रेरणा लेकर काफ़ी विकास किया था, परंतु इसके बावजूद यूनान अभी भी तुर्की साम्राज्य के अधीन था। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर यूनानियों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर यूनानियों की पहचान एक थी। फलतः यूनान में तुर्की शासन से अपने को अलग करने के लिए कई आंदोलन चलाए गए। इसके लिए वह हितेरिया फ्लाइक नामक संस्था की स्थापना वेडेसा नामक स्थान पर की गई। यूनान की स्वतंत्रता का सम्मान
समस्त यूरोप के नागरिक करते थे। इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया। इस घटना से संपूर्ण यूरोप की सहानुभूति यूनान के प्रति बढ़ गया। दोस्तों, इस प्रकार हमने प्रथम पाठ के सभी अति लघुतरीय, लघुतरीय एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को देखा, समझा और याद करने का प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।